हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हैं वो क्लास 9th क्लास का जो है अमेरिकी रिवॉल्यूशन जो सेकेंड लेसन है बिहार बोर्ड बुक का, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके परिणाम को, अमेरिकी क्रांति के परिणाम को देखने जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है बीपीएससी 4.0 के लिए, और साथ ही वे बच्चे जिन्हें अमेरिकी क्रांति को समझने में दिक्कत हो रही है, जो क्लास 9th के हैं, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेरिकी क्रांति कैसे हुई, उसके कारण क्या थे। ठीक है, आज हम उसके परिणाम के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजक के रूप में देखा जाता है। इसके तत्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम जो हैं दोनों ही निर्णायक थे। ठीक है, तो अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको हम लोग किस रूप में देखते हैं? तो एक विभाजक के रूप में देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो विभाजक के रूप में। नेक्स्ट, ब्रिटेन की एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। इसके परिणाम क्या हुए? तो ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश था, वो अमेरिका था, वो इसके हाथ से निकल गया। तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ। यानी कि अटलांटिक महासागर, जैसे मैं कल मैप में बताई थी कि ये हुआ आपका अटलांटिक महासागर, यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ अमेरिका है आपका। तो यहाँ पे जो है अमेरिका का जो है एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में इसका उदय हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। और पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया। किसने? अमेरिका ने। पूरे एक मतलब अमेरिका जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया अपने अमेरिकी क्रांति के बाद, और इसका जो प्रभाव जो है ये पूरे राष्ट्र पर जो है पूरे विश्व पर देखा जाता है। और आज भी देखा जाए तो अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो किस चीज़ के, कैसे प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था? तो व्यापार वाणिज्य जो था, देखा जाए तो बोस्टन टी पार्टी जो अमेरिका को चाय भेजा जा रहा था डायरेक्ट भारत से, तो ये भी वाणिज्य व्यापार के लिए ही था। ठीक है, तो काफ़ी जो अमेरिका का संग्राम हुआ स्पेशली जो है व्यापार वाणिज्य से ही संबंधित था। तो इसने जो अमेरिका ने क्या किया कि एडम स्मिथ, ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, एडम स्मिथ के लेजर फेयर यानी मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। अब एडम स्मिथ के लेजर फेयर क्या का सिद्धांत जो है वो क्या है? यानी कि जो जितना है जिसके पास, जितनी उसकी क्षमता है उस हिसाब से वो अपना व्यापार वाणिज्य कर सकता है और उसको बढ़ा सकता है। उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो मुक्त होगा। ठीक है, पूंजीवादी सिस्टम जो हम लोग देखते हैं ना, वो इसी का एक फल है। ठीक है, ब्रिटेन की हार का दोष जो है जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। अब ब्रिटेन जो हार गया था अमेरिका की क्रांति में, तो ये इसका जो है दोष किस पे जाता है? जॉर्ज तृतीय पे ही, क्योंकि यही एक निरंकुश शासक बन चुका था, वो मंत्रियों को बात नहीं मान रहा था और उसके मंत्री के जो हैं उन्हीं के मत्थे पर मढ़ा गया कि ये इन्हीं के वजह से हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। तानाशाह बनने की जॉर्ज तृतीय की सपना जो है चूर हो गया। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गया तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई। तो ब्रिटेन में जो है वो लॉर्ड नॉर्थ का जो मंत्रिमंडल था उसको समाप्त कर दिया गया और उससे अधिक उदार मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू किए। अब ये सुधार कौन कौन से हैं? इंग्लैंड में कौन कौन से सुधार लागू किए? पहला, आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। देखिए, हम लोग भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग पढ़ते हैं कि जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की थी, और आयरलैंड में जो है आयरलैंड के जो शासन पद्धति था ब्रिटेन का, स्वशासन, उसी पद्धति के अनुसार से जो है भारत में जो है वो चाह रही थी कि भारत में जो है होम रूल लीग की स्थापना करना चाहती थी, क्योंकि आयरलैंड में भी होम रूल लीग इसी कारणवश अमेरिका के ही क्रांति के बाद में जो इंग्लैंड में सुधार किया गया, इंग्लैंड के उपनिवेशों में जो सुधार किया गया उसमें से आयरलैंड की संसद में भी सुधार किया गया। क्या किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
ये तो ब्रिटेन के पास रहा, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो प्रांतीय हैं, तो वो सभी जो है दे दिए गए थे प्रांत वाले को ही। तो ये जो होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट जो था, ये कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति के वजह से ही इंग्लैंड में आया, और इंग्लैंड ने लागू किया आयरलैंड पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला, यानी कि जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, ईसाई में भी दो धर्म होते हैं ना, एक प्रोटेस्टेंट और एक होता है कैथोलिक। तो कैथोलिक वाले को मताधिकार नहीं था और इन लोगों को फाइनली मत का अधिकार मिला। ठीक है, चलिए आगे। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। ठीक है, आयरलैंड का जो संसद था वो किससे जुड़ा? वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। कब? तो 1800 ईस्वी में। आगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? फ्रांस को। देखिए कैसे प्रभावित किया। देखिए हम बताते हैं ना, यहाँ कनाडा और यहाँ अमेरिका, ये कनाडा और ये अमेरिका। ठीक है, तो ये कनाडा में फ्रांस का उपनिवेश था और ये अमेरिका जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा था कहीं ना कहीं यूएसए को कि तुम आज़ाद हो जाओ। कैसे? तो लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये भी आई है। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में? तो लफायते के नेतृत्व में। अमेरिका की जो क्रांति हो रही थी उसमें फ्रांस वालों ने भाग लिया था। ठीक है, फ्रांस की जो सैनिक थी उसने भाग लिया था। आगे चलिए। अतः जब फ्रांस वाले जब स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। जब लफायते के नेतृत्व वाला जो सैनिक टुकड़ी था अमेरिका से जब फ्रांस गया तो वहाँ पे निरंकुश शासक था। ठीक है, राजतंत्र था, और उसने जो है जनता को जो है जागरूक किया कि तुम्हें नहीं सहना चाहिए इस राजा का अत्याचार। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। अब जैसे ब्रिटेन प्रभावित हुआ था वैसे ही तो फ्रांस भी प्रभावित होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, यानी कि जनता जो है राजनीति में जा सकती है, इसका भी मार्ग मिला। ठीक है, जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली। जो लोग थे उनको धार्मिक स्वतंत्रता मिली, साथ ही अंतःकरण यानी कि जो वे चाहते हैं, जो इच्छा करते हैं, उनको उस चीज़ की भी स्वतंत्रता मिली। मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता जो है स्वीकार कर ली गई। यानी कि मौलिक अधिकार उन लोगों को दे दिया गया और उनकी जो मूलभूत स्वतंत्रता थी लोगों की वो भी उनको प्रोवाइड करा दिया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो वह है अमेरिका का। 1789 में कब लागू हो गया? तो 1789 में लागू हो गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। VVI। ये पूछा जा सकता है कि क्या अमेरिकी क्रांति के बाद में जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला? तो हाँ मिला, बिल्कुल मिला। उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अमेरिका गणतंत्र बना। क्या बना? गणतंत्र बना। तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है? हम लोग जानते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमारे देश में भी है। शक्ति पृथक्करण का क्या होता है ये? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो होता है ना, वही है कार्यपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है ना, वही है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, आगे। वयस्क मताधिकार को लागू नहीं हुआ। जो वयस्क मताधिकार था वो लागू नहीं हुआ, तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं मिला था इसमें अमेरिका क्रांति में, ये बाद में मिला। मताधिकार का आधार जो है संपत्ति को बनाया गया था, जो उचित नहीं था। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, पहली बार क्या आया था? लिखित संविधान।
पहली बार शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनैतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। ठीक है, तो क्या क्या इसमें शामिल किया गया अमेरिकी रिवॉल्यूशन में? तो पहला चीज़ कि अमेरिकी क्रांति में जो है पहली बार लिखित संविधान आया, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत आया, धर्मनिरपेक्षता आया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसको हम लोग मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं तो वो आया, राजनैतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रसार जो है यूरोप में भी हुआ और ये मतलब अमेरिकी क्रांति का जो भी संविधान निर्माण हुआ उसके बाद में, तो ये इसका जो प्रभाव पूरे यूरोप पर भी पड़ा। फ्रांस पर तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। ठीक है, पूरे विश्व के लिए ये स्थापित हो गया था ये सिद्धांत, और हमारे देश में भी अपनाया गया है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, ये सभी चीज़ें हमारे देश में भी अपनाई गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ये है अमेरिका का मैप और इसमें 13 जो हैं स्टेट बटे हुए हैं और 13 स्टेट जो हैं 13 ये सभी जो हैं पूरे ब्रिटेन के उपनिवेश बन गए थे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। कॉमन सेंस जो है किसकी रचना है? तो टॉमस पेन की। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कर्नवालिस। अच्छा, यूएसए और ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन की तरफ से था आपका कौन? कर्नवालिस। और यूएसए के तरफ से कौन था? तो वाशिंगटन था। इसी को ना सेनापति बनाया गया था, वाशिंगटन को। चलिए, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 में। अब कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1787 से। ठीक है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका में। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा? तो बताइए। 1783 में एक संधि हुई थी, किसके बीच में? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में, पेरिस संधि। ठीक है, पेरिस की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो वाशिंगटन था। ठीक है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो फ्रांस के बीच और ब्रिटेन के बीच हुआ था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। लेजस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेजस फेयर का सिद्धांत जो है एडम स्मिथ ने दिया था, जिसको मुक्त व्यापार का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सेनापति जो है लफायते, ये कहाँ का रहने वाला था? बताइए। फ्रांस का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का शासक बना था। क्या बना था? शासक। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो अमेरिका, जिसे यूएसए कहा जाता है। नई दुनिया अमेरिका। अच्छा, यूएसए से याद आया, पहले जो है ना अमेरिका, वो अमेरिका था। बाद में जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो गया तो 13 जो उपनिवेश थे, इन 13 उपनिवेश को मिला करके यूनाइटेड स्टेट बना दिया गया। यूनाइटेड स्टेट में क्या होता है कि बहुत ढेर सारे राज्य ये सभी मिल करके एक संधि के तहत एक राष्ट्र बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें से जब जिससे मन करेगा ये अलग हो जाएगा। मानते हैं कि 2010 में मन किया, 2030 में मन किया, ये अलग हो गया, 2040 में मन किया, ये अलग हो गया। बट हमारे जो देश में है ना, ये है यूनियन में क्या होता है कि एक देश में अलग अलग राज्य बांट दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है राज्य अलग नहीं हो सकते हैं और इनके बीच में कोई संधि भी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है ये फेडरेशन है और इसमें क्या होता है कि ये जिसे जब मन किया वो अलग हो जाता है। ठीक है, नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का जो पता है सबसे पहले किसने लगाया था? कोलंबस ने। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे।
सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या बन गया था? बताइए। बोस्टन टी पार्टी की घटना, यही ना बना था तत्कालिक कारण। कब? 1773 में। राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना है? तो टॉमस पेन की। टॉमस पेन की एक और रचना है जो इस बुक में दिया है, कौन? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, ठीक है। आगे, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे? नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि ये थे राष्ट्रपति। चलिए, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है? नहीं, अमेरिका कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है पुत्र एवं पुत्रियां नामक जो है स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां नामक संगठन का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। किसने किया था? सैमुअल एडम्सन ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, गलत है। कोलंबस नहीं किया था, बाद में अमेरिगो वेस्पुची ने कर दिया था। ठीक है, आगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया। फ्रांस ने किसका साथ दिया था? यहाँ का जो लफायते था, याद आ रहा है आपको? आप सभी को याद, आई होप आ रहा होगा। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था। बिल्कुल करेक्ट। कब किया था? थॉमस जेफरसन ने 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने जो है किया था। इसी की वजह से जो है हम अमेरिका वासी जो है 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे, स्टाम्प एक्ट ग्रेनविल के समय पारित हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही है। कब हुआ था? 1765 में स्टाम्प एक्ट। प्रधानमंत्री ब्रिटेन का जो था वो ग्रेनविल था और इसी के समय में ये पारित हुआ था। तो आई होप आप सभी को ये लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ये लेसन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।